हेलो स्टूडेंट। आज हम लाइटो यानी प्रकाश के संबंध में कुछ टॉपिक जो है बताएंगे। प्रकाश से संबंधित और तरंगों से संबंधित जो हमारी मेन टॉपिक हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाने योग्य हैं, उन टॉपिकों पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में सहायक होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो मुख्य रूप से इन दो गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन वो घटना होती है जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है और उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से आती है और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई माध्यम है, ये प्रकाश की किरण हमारी आ रही है, ये प्रकाश की किरण इस माध्यम पर आपतित होती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। अगर इसके आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिया जाए, यानी लंब रेखा खींच दी जाए, तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब। और यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आई, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो हम आर से डिनोट करते हैं। यानी इसको हम आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये हमारी आपतित तरंग और ये हमारी परावर्तित तरंग, ये हमारा अभिलंब कहलाता है। और ये आपतन कोण तथा इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से परावर्तन की जो घटना होती है एक ऐसे तल से होती है जिसपे तल के एक सिरे पर हमारी पॉलिश होती है और दूसरा सिरा हमारा चिकना होता है। तो इस पे जो प्रकाश की किरण है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उसी माध्यम में वापस जब लौटती है तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से परावर्तन के दो नियम हमारे बनते हैं। नंबर एक नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर होते हैं। तथा दूसरा नियम हमारा होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। तो इस प्रकार से जो प्रकाश की परावर्तन की जो घटना है वो हमारे किसी तल पर टकराने से, किसी तल पर जब कोई प्रकाश हमारा टकराता है यानी आपतित होता है तो उसी माध्यम में परावर्तित होता है, यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। अगर हम आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचें
तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। नंबर एक नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी परावर्तन की घटना है, यानी प्रकाश के संबंध में ये परावर्तन की घटना। इसी प्रकार से एक घटना होती है अपवर्तन की। तो अपवर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन जो अपवर्तन है, अपवर्तन तो उसी माध्यम में वापस लौटती है। लेकिन अपवर्तन में जो घटना होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है और टकराने के बाद किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। यहां भी जैसे ये कोई एक तल है, इस तल पे ये कोई हमारी किरण आपतित होती है, ये यहां पर अभिलंब है, तो ये किरण हमारी ऐसे झुक जाती और दूसरे माध्यम में हमारी प्रवेश कर जाती है, यानी ये हमारा प्रथम माध्यम होता है, प्रथम माध्यम। ये हमारा द्वितीय माध्यम होता है, द्वितीय माध्यम। और ये आपतन बिंदु, ये खींचा गया अभिलंब, ये कोण I बनता है और ये कोण R बनता है। ये हमारा तल है, तल। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इस प्रकार से अपवर्तन की क्रिया में हमें अपवर्तित किरण प्राप्त होती है, जबकि परावर्तन की क्रिया में हमें परावर्तित किरण प्राप्त होती है। तो अपवर्तन एक वो घटना होती है जब कोई प्रकाश किसी तल से टकराता है और टकराने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो परावर्तन और अपवर्तन में इसी बात का हमारा डिफरेंस है कि परावर्तन में प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौटता है, जबकि अपवर्तन में प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो अपवर्तन के कुछ नियमों का पालन करते हुए हमारा अपवर्तित होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर आती है, यानी अभिलंब के पास आती है। तो इस प्रकार से इसके भी जैसे परावर्तन के दो हमारे नियम हुए, वैसे ही अपवर्तन के भी हमारे दो नियम होते हैं। वो दोनों नियम हमारे हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या यानी साइन I बढ़ते अपवर्तन की कोण R की ज्या
का अनुपात जो होता है एक सदैव नियतांक होता है और इस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे हम n से लिखते हैं। तो जैसे परावर्तन के दो हमारे नियम हुए, वैसे ही अपवर्तन के भी हमारे दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल पर होते हैं, यानी ये जो तल हमने खींचा है इसी तल पर तीनों चीजें हमारी स्थित हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का जो अनुपात होता है वो एक अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। स्नेल का नियम, तो अगर स्नेल का नियम पूछ दिया जाए तो स्नेल का नियम भी यही है कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन के बराबर होता है, यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक सदैव नियतांक होता है और इस नियतांक को हम n से डिनोट करते हैं तथा n को हम अपवर्तनांक कहते हैं, यानी पदार्थ का अपवर्तनांक कहलाता है। इस नियम को चूंकि स्नेल ने भी बताया था इसलिए हम इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपतन, अपवर्तन और परावर्तन की घटनाएं हमारी प्रकाश की जो हैं, तो दोनों ही घटनाएं होती एक ही तल पर हैं, लेकिन अंतर हमारा इतना होता है कि परावर्तन में जो परावर्तित किरण होती है वो उसी माध्यम में वापस लौटती है, किंतु अपवर्तन में जो अपवर्तित किरण होती है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इनके चलने के कुछ नियम हैं तरंगों के, यानी प्रकाश के तरंग जो होती है उसके चलने के नियम हमारे ये हैं कि जब कोई किरण, चूंकि माध्यम भी हमारे दो प्रकार के हैं, माध्यम एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। तो विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, जैसे वायु, ये विरल माध्यम हो गया। और सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिसके कण पास पास होते हैं, जैसे कांच, यानी वायु की तुलना में कांच हमारा सघन हो गया। तो इस प्रकार से जब कोई किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, किंतु जब वही किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन के तो अभिलंब के पास आती है। तो ये हमारे प्रकाश तरंगों के चलने के नियम है। तो अपवर्तन की घटना में यही क्रिया हमारी होती है कि जब ये विरल से सघन में आ रही है तो सघन तो अभिलंब से दूर जाती है, लेकिन जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि साइन आई बटे साइन आर का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियत राशि होती है और उस नियत राशि को हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल जो एंगल है, क्रिटिकल एंगल बहुत हमारा महत्व होता है इसका जब पूर्ण परावर्तन की घटना होती है। तो क्रांतिक कोण जो है सघन माध्यम से जब कोई किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम का बना वो आपतन कोण जब विरल माध्यम में आपतन कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे कोण के मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल। जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम का वह एंगल जिसपे विरल माध्यम का बना हुआ कोण जब 90 डिग्री होता है
तो उस कोण को, सघन माध्यम के उस कोण को, जिस कोण के द्वारा विरल माध्यम में बना हुआ कोण आपतन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब ये क्रांतिक कोण बन जाता है तो पूर्ण अपवर्तन या पूर्ण परावर्तन की जो, तो क्रांतिक कोण समझ में आ गया कि सघन माध्यम का वो आपतन कोण जिससे विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कोण ऐसा बनता है क्यों, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन जो परावर्तन की घटनाएं होती हैं वो हमारे क्रांतिक कोण पर ही होती हैं। कि सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जो विरल माध्यम के बनने वाले अपवर्तन कोण को 90 डिग्री कर देता है, उस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो अब देखिए, प्रकाश की घटना होती प्रकीर्णन। जैसे अपवर्तन की घटना हमने बताया, परावर्तन की घटना बताया, वैसे ही एक प्रकाश की घटना है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश ऊर्जा किसी माध्यम पे पड़ता है, जब कोई प्रकाश की ऊर्जा हम किसी माध्यम में डालते हैं तो माध्यम के कण उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में विकृत करते हैं। जब कोई प्रकाश ऊर्जा को हम किसी माध्यम में डालते हैं तो माध्यम के कण उस ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके अन्य माध्यमों में विकृत करते हैं। तो इस विकृत करने की जो घटना होती है, उस क्रिया को हम या उस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे बेंजीन के द्रव में, बेंजीन जो हमारा एक कार्बनिक यौगिक है, तो इस बेंजीन के द्रव में जब प्रकाश डाला जाता है तो जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है, मान लो जो प्रकाश डाला गया उसकी आवृत्ति, हमारी आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमारी न्यू हुई, और जब प्रकाश प्रकीर्णित हुआ तो उस प्रकीर्णित प्रकाश की जो रेखाएं हमें मिली उनकी जो आवृत्तियां नापी गई, कुछ की आवृत्तियां न्यू माइनस न्यू 1, न्यू माइनस न्यू 2 और कुछ की आवृत्तियां न्यू प्लस न्यू 1 और न्यू प्लस न्यू 2। यानी कुछ रेखाओं की आवृत्तियां हमें आपतित प्रकाश से कम पाई गई और कुछ की आवृत्तियां हमें आपतित प्रकाश से अधिक पाई गई। इन सबका अध्ययन रमन नाम के वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इसे हम रमन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, तथा इस प्रभाव को हम रमन प्रभाव कहते हैं। जो रमन इफेक्ट कहलाता है, वो रमन इफेक्ट हमारा यही है कि जब हम किसी प्रकाश को किसी माध्यम में डालते हैं तो उस माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण करके फिर प्रकाश को जो प्रकीर्णित करता है, तो जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है वो हमारे उस आपतित प्रकाश जो आपतित हुआ है उस प्रकाश की आवृत्ति से कुछ या तो कम होती हैं आवृत्तियां या फिर अधिक आवृत्तियां होती हैं, और इसका अध्ययन किया था रमन ने, इसलिए इस प्रभाव को हम रमन प्रभाव कहते हैं। और प्रकीर्णन की घटना हमने बता दी कि जब कोई माध्यम में प्रकाश डाला जाता है तो उस माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित करके विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को विकिरित करना, ये हमारी प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। अब हम अगली टॉपिक पे चलते हैं। प्रकाश से ही रिलेटेड हमारी टॉपिक है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग होना, यानी विक्षेपित हो जाना। यानी जो श्वेत प्रकाश में हमारे सातों रंग होते हैं
उन सातों रंगों का अपने अलग अलग वर्णों में विभाजित हो जाने की क्रिया ही हमारी कहलाती है वर्ण विक्षेपण। मेन हमारी घटना क्या, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको हम ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होती डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। डेल्टा वी, डेल्टा आर और डेल्टा वाई ये हमारे वायलेट, रेड और येलो कलर के अल्प विचलन हैं कि जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो जो हमारा 7 रंगों का मिश्रण है वो अलग अलग अपवर्तन में अलग अलग कोण बनाता है। तो जो इनका विचलन कोण है डेल्टा वी ये वायलेट रंग का, डेल्टा आर ये हमारा रेड रंग का है और डेल्टा वाई, तो बैंगनी तथा लाल रंग के विचलन कोणों के अंतर तथा पीले रंग, मध्यवर्ती रंग पीले के विचलन कोण के अनुपात को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा हम इसी सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं कि बैंगनी रंग के विचलन कोण तथा लाल रंग के विचलन कोण के अंतर और पीले रंग के मध्यवर्ती रंग जो पीला है उस मध्यवर्ती रंग पीले के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। या इसी की एक परिभाषा हम और सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। अगर हमें बैंगनी और लाल तथा पीले रंग का अपवर्तनांक मालूम हो तो NB माइनस NR बटे NY माइनस 1 इक्वल टू ओमेगा, यानी इस सूत्र के द्वारा भी परिभाषा हम दे सकते हैं कि बैंगनी तथा लाल रंगों की अपवर्तनांकों का अंतर तथा मध्यवर्ती रंग पीले के अपवर्तनांक से एक कम का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्या है और वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, दोनों में हमारा अंतर होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब है रंगों को अलग होना, जबकि विक्षेपण क्षमता का मतलब होता है जो बैंगनी और लाल रंगों के विचलन कोणों का अंतर होता है और मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण का जो एक रेशियो होता है उस रेशियो यानी उस अनुपात को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसे हम कहते हैं ओमेगा को वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मुख्य तौर पर तो हमारे 2 दृष्टि दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दोष। तो जरा दोष तो हमारी अवस्था के अनुसार होता है, लेकिन ये जो हमारे दोष 2 हैं, एक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये क्या है? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जब निकट की वस्तुएं हमें आसानी से दिखाई दें और दूर की वस्तुएं हमें आसानी से न दिखाई दें, तो इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट का मतलब निकट की वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार का जो दोष होता है उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसे दोष क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो
प्रतिबिंब हमारा बनता है वो रेटिना के पहले बनता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल लेंस को क्या करता है कि किरणों को फैला देता है। तो मान लो ये हमारी आंख है और इस आंख पे अभी जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो यहां पर बन रहा है, जबकि बनना चाहिए इसको रेटिना पर। तो जब रेटिना पर नहीं बनेगा, इसके पहले बन जाएगा, तो वो वस्तु हमें जो है दिखाई नहीं देती है। अब अगर हम इस पे एक अवतल लेंस लगा दें तो अवतल लेंस की क्रिया होती है इनको फैला देना। तो जब ये फैला देता है तो ये प्रतिबिंब यहां ना बन करके अब ये प्रतिबिंब जो है बनेगा रेटिना पर। तो इस प्रकार से हम इस दोष को जो है दूर कर सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है जब निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती हो तथा दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई ना देती हो, इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तथा इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये दोष क्यों है? क्योंकि ये रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस लगा देने पर किरणें हमारी दूर हो जाती हैं और प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। दूसरी हमारी दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? ये उस प्रकार का दोष है जब दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस पे क्या होता है कि इस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा रेटिना के पीछे बनता है जाकर के यहाँ पे, जबकि रेटिना हमारी यहाँ पे है। तो जब हम इसमें उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये इसको क्या कर देगा? सिकोड़ देगा और प्रतिबिंब को रेटिना पर बना देता है। तो इस प्रकार से इसके निराकरण करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि क्या है? दूरदृष्टि वो दोष है जिसपे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें तथा पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं और इसके निराकरण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दो हमारे जो मुख्य दोष हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, अंतर हमारा इतना है कि निकट में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए और दूर दृष्टि में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल और उत्तल की, उत्तल में अभिसारी क्रिया होती है, अभिसारी क्रिया, अभिसारी क्रिया, और अवतल में होती है अपसारी क्रिया, अपसारी क्रिया। अभिसारी और अपसारी इन दोनों क्रियाओं में हमारा अंतर है। अपसारी क्रिया का मतलब होता है किरणों को फैला देना और अभिसारी का मतलब होता है किरणों को सिकोड़ देना। तो जब हम किसी किरण को अवतल लेंस से गुजारते हैं तो ये किरणें अपवर्तन के पश्चात यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के बाद ये फैल जाती है। इस घटना को हम कहते हैं लेंस की अपसारी क्रिया। तथा अभिसारी क्रिया जो होती है ये हमारी उत्तल लेंस में होती है। उत्तल लेंस में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रत्येक किरण अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। इस क्रिया को कहते हैं अभिसारी क्रिया। तो अभिसारी में किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, जबकि अपसारी क्रिया में किरणें हमारी फैल जाती हैं। यानी अब इसका मतलब है कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में हमेशा अभिसारी क्रिया होगी और अवतल लेंस में हमेशा अपसारी क्रिया होती है।
तो जब हम निकट दृष्टि दोष लेते हैं तो चूंकि हमें प्रतिबिंब को दूर भेजना है यानी रेटिना पर जाना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जब हम दूर दृष्टि लेते हैं तो दूर दृष्टि में प्रतिबिंब चूंकि रेटिना के पीछे बनता है और उस प्रतिबिंब को हमें रेटिना पर लाना है यानी पीछे लाना है, इसलिए वहां पर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये इसी घटना के कारण है, अभिसारी तथा अपसारी क्रिया के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है या नेक्स्ट हमारी टॉपिक है, देखिए कला संबद्ध क्या है। कला संबद्ध स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अक्सर करके ये परीक्षा में पूछी जाती है कि कला संबंध स्रोत क्या है। ऐसे दो स्रोतों जिनके कालांतर सदैव नियत होते हैं, ऐसे दो स्रोतों जिनके कालांतर सदैव नियत रहते हैं, ऐसे स्रोतों को हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। ऐसे दो स्रोत जिनके कालांतर सदैव नियत होते, नियत का मतलब स्थिर होते यानी कांस्टेंट होते,